हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन सक्सेस क्लासेस। आज मैं फिर आपके सामने करंट जीके के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि करंट इश्यूज़ पे बेस्ड हैं। तो दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? किस ऐप को अनिवार्य कर दिया है, तो ये भी हम देख लेते हैं आगे। भारतीय रेलवे शुरू हो रही विशेष यात्री ट्रेनों में यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप को फ़ोन में डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, कौन सा ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी कर दिया है? वो है आरोग्य सेतु ऐप। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। भारतीय रेलवे कुछ यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों के लिए फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक औपचारिक संदेश में इसे अनिवार्य बना दिया है। अच्छा दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा औपचारिकता में आ गया है ये क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे लिए हैं? कितने साल पूरे कर लिए हैं? सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अटल पेंशन योजना को लागू हुए 5 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं दोस्तों? 5 साल। इस योजना में निवेश करने पर आपको 60 साल की आयु के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों? ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। APY के तहत 60 साल की उम्र में 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 या 5,000 प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक APY योजना शामिल हो सकता है। कोई भी नागरिक इस पेंशन का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। उसका एक बचत खाता डाकघर बचत बैंक में होना चाहिए। भावी आवेदक APY अकाउंट में समय समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उस पेंशन योजना में शामिल हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के उद्देश्य से भारत को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण दिया है? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने दिया? आगे देखते हैं किसने दिया है। इसका आंसर है दोस्तों, कोरोना वायरस की चपेट में आए भारत को विश्व बैंक ने मदद करने का प्रस्ताव किया है। विश्व बैंक भारत को 76 अरब रुपए की मदद करने जा रहा है। कितने अरब रुपए की? 76। विश्व बैंक की मदद से मिलने वाली रकम से कोरोना वायरस रोगियों की बेहतर जांच, संपर्क का निरीक्षण और प्रयोगशाला निदान जैसे काम किए जा सकेंगे। विश्व बैंक से मिलने वाली मदद का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीद और देश के विभिन्न अस्पताल में नए अलग वार्ड की स्थापना के लिए भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो विश्व बैंक से मिला, हमारी जो रकम मिली है हमें, उसका उपयोग इस तरह किया जा रहा है। हम इसके बारे में और आगे डिटेल देख लेते हैं। विश्व बैंक का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो इसका अर्थ ये होता है दुनिया से गरीबी ख़त्म करने के लिए काम करने वाली संस्थान। ये गरीबी ख़त्म करने वाली संस्थान है, द वर्ल्ड बैंक। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 में।
इसको अब तक 74 वर्ष पहले हो चुके हैं। इसका मुख्यालय का है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस में है। और इसमें कितने देशों की सदस्यता है, वो है 189 देश। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्रमुख लोग कौन कौन इन्वॉल्व हैं, तो डेविस मालपास जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, और दोस्तों अंशुला कांत ये हमारी सीईओ है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आंसर इसका हम आगे देखते हैं। इसका आंसर है साई चंद्रवदन। क्या दोस्तों, इसका आंसर है साई चंद्रवदन। साई चंद्रवदन द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक को उनके कलम नामक वादन के तहत लिखा गया है। पुस्तक ट्री शेड बुक द्वारा प्रकाशित की गई है और निर्माता और लेखक अनिर्बान भट्टाचार्य द्वारा जारी की गई थी। पुस्तक फियर ऑफ गॉड अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून प्रवर्तक के बारे में है। वादन की ये तीसरी पुस्तक है और पहली पुस्तक को शत्रु शीर्षक दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने बता दिया है, जिसे 2014 में जारी किया गया था। दूसरी पुस्तक अग्निपुत्र 2016 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका फियर ऑफ गॉड का लेखक कौन है? साई चंद्रवदन। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? दोस्तों, किस राज्य ने किया है, इसका आंसर हम आगे देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी ने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा एक्सेलरेटर शुरू किया है। ठीक है, किसने किया है सबसे पहले? ये कर्नाटक सरकार के अंदर ही ये काम हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि बाजार में परिपक्वता की कमी और कुशल प्रतिभा की अनुभवता के कारण भारत में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य साइबर सहयोग, उभरते कौशल, अंतराल, साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा नवाचार के लिए साइबर सुरक्षित और अनुकूल वातावरण का बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वह कौन सी भारतीय कंपनी जिसे ग्लोबल फाउंडरीज द्वारा कंपनी के डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए अपने भागीदार के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, वो कौन सी कंपनी है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं हम। भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस विश्व की 250 कंपनियों में से तीसरी सबसे सम्मानित कंपनी बन गई है। कौन सी बन गई है? इन्फोसिस कंपनी, जो कि थर्ड रैंक पे है। हालांकि पहले पायदान पर अमेरिका की ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीज़ा और इटली की कार कंपनी फरारी दूसरे नंबर पे है। तो दोस्तों, पहली कौन सी है? ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीज़ा। ओके दोस्तों, और दूसरी है कार कंपनी फरारी। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि ताज़ा सूची में इन्फोसिस टॉप 10 में अकेली भारतीय कंपनी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में NR नारायण मूर्ति ने की थी। पहली तिमाही में कंपनी के डिजिटल कारोबार की आय 1.12 अरब डॉलर रही, जो कंपनी की कुल आय का 35.7% है। कंपनी ने पहली तिमाही में 2.7 अरब डॉलर के बड़े डील किए हैं। कंपनी का वित्तीय परिणाम बाजार बंद होने के बाद जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन्फोसिस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है अपने भारत की, जो कि थर्ड रैंक पर आती है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षणिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों? इसका आंसर हम देखते हैं आगे।
इसका आंसर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। कौन सी प्रोग्राम शुरू किया है दोस्तों? यहाँ पे मैंने प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। इस बारे में उन्होंने बताया कि छात्र दूरदर्शन और डिश के जरिए स्टूडेंट घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। डीटीएच का चैनल केंद्र सरकार ये जानती है कि सभी छात्र आसानी से इंटरनेट तक नहीं पहुंच सकते हैं, परंतु सबके पास टीवी और केबल कनेक्शन अवश्य मौजूद है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद नहीं है, केंद्र सरकार ने 12 डीटीएच अध्ययन चैनल लॉन्च करने का प्लान बनाया है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही हम आगे और डिटेल देख लेते हैं। पहला चैनल पहला वर्ग। इस योजना के जरिए एक डीटीएच चैनल को केवल एक ही विषय पर आधारित रखा जाएगा ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो और वे आसानी से चैनल के माध्यम से अपने विषय को सुचारू रूप से समझ सकें। आगे और देखते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन। शिक्षा प्रसार मीडियम, सामुदायिक रेडियो और अन्य प्रशिक्षित रेडियो स्टेशन को भी इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। बेहतर रूप से छात्रों को शैक्षिक ज्ञान देने के लिए पॉडकास्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। विकलांग छात्रों के लिए विशेष सामग्री, बधिर और नेत्रहीन छात्रों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। विशेषज्ञों की सहायता से ऐसे विकलांग विद्यार्थियों के लिए भी अलग से अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है। अध्ययन सामग्री की उपलब्धता वित्त मंत्री द्वारा ये बताया गया है कि जो छात्र प्रधानमंत्री विद्या योजना के वेबसाइट में अपना पंजीकरण करेंगे उन्हें इस पोर्टल के जरिए अध्ययन सामग्री डाउनलोड करने का लाभ होगा। तो दोस्तों इस पोर्टल को भी डाउनलोड करना ज़रूरी है। इसके साथ ही कोई शुल्क नहीं है। केंद्र सरकार ने छात्रों की सहायता का लक्ष्य साधते हुए इस वेब पोर्टल के अंतर्गत किसी भी शुल्क का जिक्र नहीं किया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी इस वेब पोर्टल में विद्यार्थी पंजीकरण के दौरान किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। तो दोस्तों ये कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। तो ये बेनिफिट है स्टडी के माध्यम से। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? देखते हैं आगे हम। इसका आंसर है 17 मई को पूरी दुनिया में हर साल दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। दूरसंचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया गया। साल 2005 के बाद से 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो दोस्तों इसका आंसर हमने बता दिया 17 मई। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस पूरी दुनिया में इंटरनेट और दूरसंचार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। विश्व संचार दिवस का मकसद वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में सकारात्मकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, इसका एक ही मकसद है, इंटरनेट के द्वारा सकारात्मकता फैली रहे, पॉजिटिविटी फैली रहे। विश्व दूरसंचार दिवस का उद्देश्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसानी से सुलभ बनाना है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वह देश किसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। इसका आंसर है थाईलैंड देश जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। दोस्तों ये अम्फान बहुत खतरनाक तूफान है। इसका नाम थाईलैंड देश ने रखा है। इसके विषय में हम आगे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाली समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 15 साल पहले यानी 2004 में शुरू हुआ है। इसके लिए एक सूची बनाई गई है। इस सूची में 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8 देश। 8 देशों को क्रमानुसार 8 नाम देने हैं। जब जिस देश का नंबर आता है तो उस देश की सूची में दिए गए नाम के आधार पर उस तूफान का नामकरण कर दिया जाता है। इनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। हर देश ने 8 नाम दिए हैं। इस तरह कुल 64 नाम तय किए गए हैं। इस बार चक्रवाती तूफान के नामकरण की बारी थाईलैंड की थी।
थाईलैंड ने इसका नाम अम्फान रखा है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताई दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किस शहर में किया जा रहा है? देखते हैं हम इसका आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा शहर में किया जा रहा है। इसमें किया जा रहा है जेनेवा शहर में। ठीक है दोस्तों, इसका हम देखते हैं आगे हम डिस्क्रिप्शन। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्य अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। तो दोस्तों WHO के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर टेड्रस एड्हानोम गैब्रियस। ठीक है दोस्तों, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।